हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जेईई मेंस 2020 सिविल इंजीनियरिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा वो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप पार्ट 2 और पार्ट 1 देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्लेट लोड टेस्ट, डिस्कस द लिमिटेशंस, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ प्लेट ऑन बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट। तो चलो यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं हम प्लेट लोड टेस्ट और इसके लिमिटेशंस को और इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ प्लेट ऑन बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट को। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडलाइन बनाना है हमें प्लेट लोड टेस्ट। हमारी टाइटल क्या है? प्लेट लोड टेस्ट। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्लेट लोड टेस्ट इज सिग्निफिकेंट वैल्यू फॉर कोहेशन लेस सॉइल। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है? ये कोहेशन लेस सॉइल के लिए। ठीक है, कोहेशन लेस सॉइल के लिए। दूसरी बात ये कि प्लेट लोड टेस्ट जो है हम परफॉर्म करते हैं ऑन साइट करते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये फील्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये फील्ड टेस्ट होगा। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है टू डिटरमाइन अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, है ना। ये फील्ड टेस्ट है, इसका मोटिव होता है टू डिटरमाइन अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब यहाँ पर से कि अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है ना। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझाना चाहें, किसी भी सॉइल का ऐसा कैपेसिटी, या फिर कह सकते हो या अगर कोई भी सॉइल मैक्सिमम प्रेशर हैंडल कर सकता है विदाउट एनी फेलियर, तो हम कह सकते हैं उस सॉइल का वो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, जैसे किसी भी यहाँ पे देखो, इस सॉइल पे हमने फाउंडेशन बनाया। ठीक है, तो ये फाउंडेशन का कोई सारा लोड जो है कौन बेयर कर रहा है? ये तो बेयर कर रहा है वही लोड, तो ट्रांसफर सॉइल में हो रही है, तो सॉइल को ही बेयर करनी है। तो ये सॉइल अगर बिना फेलियर के इस चीज़ को हैंडल, इस प्रेशर को हैंडल कर सकता है, तो हम इसको कहते हैं इस सॉइल का अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। बात समझ में आ रही है? इस अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, परफॉर्म करते हैं प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये टेस्ट जो है वो पॉपुलर होता है किसके लिए? शैलो फाउंडेशन के लिए। तो हम लिख सकते हैं क्या? दिस टेस्ट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर सिलेक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ शैलो फाउंडेशन। ठीक है, दिस टेस्ट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर सिलेक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ शैलो फाउंडेशन। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। चलो एक चीज़ और बात करता है, ये टेस्ट होता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट होता है, इसलिए क्या होता है ना, ये क्ले के लिए रेलिवेंट नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो जैसे कि हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रही हैं फर्स्ट फ्लोर, एक दो फ्लोर के लिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। ओटी तो 45,000 लग जाता है अप्रॉक्स एक टेस्ट को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो जैसे कि अब मॉल बनाना हो या 4 से 5 फ्लोर के लिए बनाना हो हमारा ये बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं ये प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलो अब इसके लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस कर लें हम। ठीक है, इसके लिमिटेशंस को हम डिस्कस कर लें। तो इसकी पहले लिमिटेशंस क्या होगी? हमने इस चीज़ पर डिस्कस किया हुआ है कि ये टेस्ट जो होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट होते हैं, है ना। तो इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें कौन सी सेटलमेंट सिर्फ मेज़र होती है? ओनली इमीडिएट सेटलमेंट मेज़र हो पाएगा, कंसोलिडेशन सेटलमेंट मेज़र नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए क्या कह सकते हैं हम, क्या क्ले के लिए रिलेवेंट नहीं हो पाते। ये बात समझ में आ रही है? इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट, हेंस सेटलमेंट इज ओनली फॉर इमीडिएट सेटलमेंट। इट कांट मेजर कंसोलिडेशन सेटलमेंट, सो इट इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर क्ले। बात आ रही है समझ में? नॉट रेलिवेंट फॉर क्ले। ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट है। क्या होगा? ओनली इमीडिएट सेटलमेंट, कंसोलिडेटेड सेटलमेंट मेजर नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो सकता है, ये क्ले के लिए रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए। और हमने सेकंड लिमिटेशंस को जाना है। सेकंड लिमिटेशंस क्या है? वाटर टेबल। ठीक है, वाटर टेबल लेवल ऑफ द अफेक्ट द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। द लेवल ऑफ वाटर टेबल अफेक्ट द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, कैसे अफेक्ट करते हैं? देखो यहाँ पे अगर मान ली मेरा यहाँ पर वाटर टेबल है, ठीक है, और फुटिंग कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें परफॉर्म नहीं कर सकते, प्लेट टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी एक कंडीशन है, दिस टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड एट वाटर टेबल लेवल इफ इट इज़ विद इन अबाउट 1 मीटर बिलो द फुटिंग। ठीक है, परफॉर्म्ड एट वाटर टेबल लेवल if it is within about 1 मीटर बिलो द वोटिंग, तो यहाँ पे हम परफॉर्म कर पाएंगे।
ठीक है, ये बात है। तो ये इंपॉर्टेंट 2 लिमिटेशंस है जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ प्लेट ऑन बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट, है ना, ये हमने डिस्कस करनी है। इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ प्लेट ऑन बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट। तो सबसे पहले हम देख लो तो बियरिंग कैपेसिटी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेटलमेंट को देख लेंगे कैसे इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ प्लेट इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को। चलो सबसे पहले बेयरिंग कैपेसिटी में आते हैं। तो बेयरिंग कैपेसिटी किसकी? क्ले सॉइल के लिए आते हैं। ठीक है, क्ले सॉइल के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्ले सॉइल के हमने फिर शो कर देना है कि कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, कोई रोल नहीं है। देखो कैसे क्ले सॉइल में क्या होता है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी किसके लिए? फाउंडेशन के लिए जो होता है वो प्लेट के बराबर हो जाता है। तो इससे क्या प्रूफ होती है कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी जो है साइज ऑफ प्लेट के इंडिपेंडेंट है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ साइज से तो कोई मतलब है नहीं, तो लिख सकते हो क्या? द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ प्लेट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ प्लेट। ये बात आ रही समझ में? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सैंडी सॉइल में आते हैं। सैंडी सॉइल में, तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन जो होता है इक्वल होता है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट इनटू फाउंडेशन विद अपॉन प्लेट विथ। ठीक है, ये कुछ होता है ना, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट इनटू फाउंडेशन विद अपॉन प्लेट विथ। तो यहाँ पे देखो साइज तो मैटर कर रहा है ना यहाँ पे, तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज विद साइज ऑफ प्लेट। ठीक है, ठीक है, यहाँ से रिजल्ट तो ये निकलता है ना, द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज विद साइज ऑफ प्लेट। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने बेयरिंग कैपेसिटी की बात कर ली है, और हमने सेटलमेंट की बात करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो सेटलमेंट भी सबसे पहले हमने क्या करनी है, आनी है यहाँ पे सेटलमेंट के लिए क्ले सॉइल को लाना है पहले। तो हम फॉर क्ले सॉइल के लिए क्या होते हैं, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू सेटलमेंट ऑफ प्लेट इनटू फाउंडेशन विद अपॉन प्लेट विद, यही कुछ होता है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन अपॉन सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू विद फाउंडेशन विद अपॉन प्लेट विद। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है? तो इससे क्या प्रूफ हो रही है कि एट सेम लोड इंटेंसिटी फॉर सेम लोड इंटेंसिटी इंक्रीज विथ सेटलमेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ प्लेट। ये बात समझ में आ रही है? तो हम लिख सकते हैं क्या, सेटलमेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ प्लेट फॉर द सेम लोड इंटेंसिटी। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर तक ठीक है। अब हमने डिस्कस करनी है सैंडी सॉइल के लिए, है ना। तो चलो सैंडी सॉइल के लिए क्या होता है, सैंडी सॉइल के लिए होता है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू, या सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन अपॉन सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू फाउंडेशन विथ अपॉन इनटू प्लेट विथ प्लस 0.3 अपॉन प्लेट विथ इंटू फाउंडेशन विथ प्लस 0.3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ होता है, ये बी एफ और बी पी जो है हमारा मीटर में होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये भी बात जो हम करेंगे एट सेम लोड इंटेंसिटी पे बात करेंगे। ठीक है, फॉर द सेम लोड इंटेंसिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट्स ऑफ पेंट एंड देयर फंक्शन। ठीक है, तो हम इसकी कंपोनेंट के पेंट की कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करने हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ पेंट एंड देयर फंक्शंस। पेंट्स हम इसे लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ पेंट्स, कंपोजिशन ऑफ पेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बात समझ में आई। तो बहुत 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसकी। फर्स्ट वन इज बेस, सेकेंड विकल, जिसे हम कैरियर भी कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा ड्रायर, फोर्थ वन इज पिगमेंट, फाइनली सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारी कंपोनेंट हो गई पेंट की। ठीक है, विकल्स को हम कैरियर भी कह सकते हैं।
अब चलो इन चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस कर लें। बेस क्या होते हैं, व्हीकल्स का क्या है, ड्रायर क्या है, पिगमेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेस को। तो बेस इज द सॉलिड सबस्टांसेस इन अ फाइनल स्टेट विच फॉर्म द बल्क ऑफ द पेंट। ठीक है, फॉर्म बल्क ऑफ द पेंट। ये बात समझ में आ रही है। इससे क्या होता है ना कि पेंट का कैरेक्टर डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे क्या मतलब कि जैसे इसमें क्या होता है ना, ओपेकनेस के बारे में जानते हो क्या होता है, ओपेकनेस क्या होता है। किसी भी वॉल या किसी भी सरफेस को हम पेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी वॉल या किसी भी पेंट सरफेस को हमने पेंट कर रहे हैं, माना अंदर वाइट पेंट किया हुआ हमने, पेंट किया हुआ है। ठीक है, ऊपर से हमने ग्रीन करनी है। तो क्या होता है ना, इसके वजह से अगर ओपेकनेस नहीं होगी तो क्या होगा, ये पूरा अंदर से बैकग्राउंड जो है नज़र आती रहेगी। अब इसके बेस की वजह से क्या होता है ना, पूरा एकदम क्या होता है ना, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और हमारा बैकग्राउंड दिखता नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं व्हीकल्स की। ठीक है, व्हीकल्स की। तो व्हीकल्स को हम कहते हैं क्या, कैरियर भी कह सकते हैं। ठीक है, एक लिक्विड सबस्टांस होता है। ठीक है, जो पेंट के इंग्रेडिएंट को होल्ड करके रखता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, ये पेंट के इंग्रेडिएंट को होल्ड करके रखते हैं। बस जैसे एग्जांपल में इसका लेंसर डायल। ठीक है, लेंसर डायल मोस्ट कॉमन मटेरियल ये लेंसर डायल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसमें भी लेंसर डायल भी जो होता है कि जैसे कि हम अगर प्लास्टर या मेटल सरफेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हम कौन सा ऑयल यूज़ करेंगे, बॉयल्ड लेंसर डायल जो होता है मोर सूटेबल होता है। ठीक है, वहीं पे अगर ये बात कर रहे हैं, वुडन सरफेस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने क्या करते, लेंसर डायल जो रॉ लेंसर डायल है वो प्रेफर करते हैं। रॉ लेंसर डायल जो होता है वो प्रेफर करते हैं। ठीक है जी, वुडन सरफेस के लिए हमने क्या करना है, और रॉ लेंसर डायल प्रेफर करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब लेंसर डायल के अलावा भी और भी कोई आयल होता है क्या, जो हमारी क्या होती है, व्हीकल्स या कैरियर के ऐसे फॉर्म करते हैं। तो जैसे हो गए टंग आयल हो गए, पप्पी आयल हो गई, नट आयल हो गया, ये भी हो व्हीकल्स, पेंट के लिए व्हीकल का काम करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब हम डिस्कस करते हैं पिगमेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये पिगमेंट होता है, क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, दिस आर कलरिंग मटेरियल विच इम्पार्ट डिजायर्ड शेड एंड कलर टू द पेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लेते हैं क्या, ये क्या करता है कि ये अवेलेबल रहता है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, जो डिफरेंट कलर का होता है, पाउडर फॉर्म में डिफरेंट कलर का अवेलेबल होता है। जैसे कि अभी हम करना होगा पेंट, जैसे वाइट पेंट बनानी हो। ठीक है, तो उसके लिए सुटेबल पिगमेंट क्या होता है, जैसे वाइट लीड या टाइटेनियम वाइट या फिर लिथोफोन कह सकते हैं, लिथोफोन है ना। तो ये सब क्या सूटेबल पिगमेंट है वाइट पेंट के लिए। ठीक है, सूटेबल पिगमेंट है। लिथोफोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ZnSV2SO4, ये कुछ होता है ना। चलो ठीक है, ये सूटेबल पिगमेंट हो गया वाइट कलर के लिए। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करिए अगर ब्लैक हो, ब्लैक पेंट करना हो, ब्लैक पेंट बनाना हो, तो हमारी सूटेबल पिगमेंट क्या होगी, ग्रेफाइट लैम्प ब्लैक। ठीक है, या कार्बन ब्लैक, है ना। ब्लैक के लिए क्या होगा, ग्रेफाइट लैम्प ब्लैक, ग्रेफाइट लैम्प ब्लैक या कार्बन ब्लैक, है ना। इसी तरह अगर रेड पेंट हो, रेड कलर के लिए हमारे सूटेबल पिगमेंट क्या होगा, रेड लीड होगा। ठीक है, नेचुरल रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन हो गया, या फिर कैरमैन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सूटेबल पिगमेंट होता है रेड कलर के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, रेड लीड, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन या फिर कैरमिन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सॉल्वेंट को। ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम थिनर भी कह सकते हैं क्या, सॉल्वेंट को हम थिनर भी कह सकते हैं क्या। ये करता है कि एक वोलेटाइल सबस्टांसेस है। ठीक है, एक वोलेटाइल सबस्टांसेस है जो क्या करते हैं, पेंट में ऐड करते हैं इसको थिन करने के लिए, अप्लाई करने के बाद या स्मूथली और यूनिफॉर्मली सरफेस पे चले। ठीक है, ये बात समझ में आए। इस वोलेटाइल सबस्टांसेस को हमने क्या करना है, ऐड करना है पेंट में। ठीक है, पेंट में ऐड करना है, ऐड करना। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा जो ये पेंट जो होगा वो थिन हो जाएगा, पेंट होगा थिन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पेंट जो हो सकता है हम अप्लाई कर सकते हैं, बहुत स्मूथली अप्लाई कर सकते हैं और यूनिफॉर्मली सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। अब क्या है कि जैसे ही इसका एक ख़ास बात और क्या है कि एटमॉस्फेयर के जैसे कांटेक्ट में आता है, ये क्या होता है कि एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, एवापोरेट क्विकली। बात आ रही है समझ में। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इसका यूज़ हमने किया कि पेंट के विस्कोसिटी को रिड्यूस करने के लिए, और तो कुछ नहीं करें, ताकि हमारा स्मूथ सरफेस पे स्मूथ चले, यूनिफॉर्म चले।
यही करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुल मिला के बात यहाँ से क्या हुई कि हमने विस्कोसिटी ऑफ पेंट को रिड्यूस करने के लिए हमने थिनर का यूज़ किया या सॉल्वेंट का यूज़ किया। बात समझ में आ गई। अब इसकी एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें, इसकी एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ पेंट में जैसे रेड लेड हो गया, इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, टर्पेंटिन, ठीक है, टर्पेंटिन, नेफ्था, नेफ्थास, पेट्रोलियम बोल सकते हो, कोल्टाइल हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो, ये सब मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अब चलो अब डिस्कस कर लेते हैं ड्रायर को, है ना, ड्रायर को डिस्कस करते हैं। तो ड्रायर नाम से ही पता चल रहा है कि ये ड्राई के लिए कुछ होगा। तो ड्रायर जो होता है हम यूज़ करते हैं इसमें ऐड करते हैं ताकि रेट ऑफ ड्राइंग को एक्सेलरेट कर सके, ठीक है। रेट ऑफ ड्राइंग जो होता है, ड्राई करने का जो रेट होता है उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, यानी बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यूज़ कर सकता है रेड लेड या लिथार्ज यूज़ कर सकते हैं ना, ड्रायर एज अ फॉर्म ऑफ रेड लेड एंड लिथार्ज। रेड लेड जो होता है लेस इफेक्टिव होता है एज लिथार्ज, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a steel tape is 30 meter long at a temperature of 15 degrees Celsius and a pull of 50 Newton when laid on the plate. The tape weighs 80 Newton. It is stretched between a support only, allowing it to sag. Find the correct length to tape at a field temperature of 25 degrees Celsius at a pull of 115 Newton. If the above condition baseline is measured and the recorded length of the line is 600 meter, find the correct length of the baseline. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करनी है हम यहाँ पे देख लें। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले लेंथ ऑफ टेप गिवन है 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर लेंथ ऑफ टेप। मेजर्ड लेंथ जो है हमारा 600 मीटर है, 600 मीटर है, ठीक है। अप्लाइड पुल एट स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो 50 न्यूटन है, ठीक है। अब अप्लाइड पुल एट टाइम ऑफ मेजरमेंट जो हमारा है वो 115 न्यूटन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारा 7.5 mm स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर एट टाइम ऑफ, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा टेम्परेचर एट टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन जो है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस, और हमारा वेट जो है 80 न्यूटन है टेप का, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन जो है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस है, और हमारा यंग मॉडुलस ऑफ टेप है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो हमें फाइंड यहाँ पे करने क्या है, हमें फाइंड करना है करेक्टेड लेंथ ऑफ द बेस लाइन, यही है ना, फाइंड द करेक्ट लेंथ ऑफ द बेस लाइन। इसमें क्या होता है, करेक्ट लेंथ हम अगर फाइंड करना हो बेस लाइन को तो कुछ नहीं करना, हमें मेजर्ड लेंथ जितना है, जितना हमने लेंथ को मेजर्ड किया हुआ है उसमें हम प्लस माइनस करेक्शन कर देंगे, ठीक है, प्लस माइनस करेक्शन कर देंगे तो हमें करेक्ट लेंथ फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम फाइंड आउट कर ही लेते हैं करेक्ट लेंथ को, ठीक है। बात समझ में आइए। तो यहाँ करेक्शन से एक बात देखो ना, कौन कौन सी करेक्शन यहाँ अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो ये गिवन डेटा से हम बता सकते हैं कौन कौन सी करेक्शन अप्लाई हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर PM, PO और LA दिया हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे हमें करेक्शन फॉर पुल अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्शन फॉर पुल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आइए। इन दोनों को देख करके हमें ये पता चलता है कि करेक्शन फॉर टेम्परेचर भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। इससे वेट को देख करके हमें ये पता चल रहा है कि हमें करेक्शन फॉर सैग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस का जो पंगा है वो देख लेंगे हम कि कौन प्लस में आता है कौन नहीं माइनस में आता है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं करेक्शन फॉर पुल, ठीक है, करेक्शन फॉर पुल, ठीक है। बेसिक सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में सारी वैल्यू को पुट कर देनी है, हमें करेक्शन फॉर पुल फाइंड हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो करेक्शन फॉर पुल इज इक्वल टू PM माइनस PO अपॉन AE इंटू L मेजर्ड लेंथ, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट कर दो, 115 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है हमारा 7.5 mm स्क्वायर है। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो mm स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा क्या है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल कर दिया, हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, इंटू मेजर लेंथ 600। तो यहाँ से हमारी करेक्शन फॉर पुल के लिए आ जाती है CP इज इक्वल टू 0.026 मीटर,
ठीक है। ये हमारी वैल्यू जो आई पॉजिटिव में आई, ठीक है, ये हमारी वैल्यू जो है पॉजिटिव में। देखो अगर वैल्यू नेगेटिव कब आता, जब हमारा पी ओ जो होता ग्रेटर होता पी एम से, ठीक है। अगर ये पी ओ ग्रेटर हो जाता पी एम से तो क्या नेगेटिव वैल्यू आ जाती ना, यहाँ पे पी माइनस पी ओ है तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर पी ओ ग्रेटर हो जाता पी एम से तो हमारा क्या हो जाता, नेगेटिव वैल्यू आ जाती। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अब चलते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर में, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ठीक है, बात यहाँ समझ में आ रही है। तो करेक्शन फॉर टेम्परेचर के लिए क्या रिलेशन होता है सी टी इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ इंटू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इंटू टी एम माइनस टी ओ, ठीक है। सारी वैल्यू उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू हो गई हमारे 600, ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन 12 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस थी, इंटू 10 कर देंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जा रही है 0.072, ठीक है। ये भी हमारी वैल्यू पॉजिटिव में होगी। अगर टी ओ ग्रेटर होता टी एम से तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में आ जाती, लेकिन यहाँ टी एम ग्रेटर है टी ओ से तो सिंपली यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जा रही है। बात करते हैं अब क्या, सैग करेक्शन की, ठीक है। यहाँ पर देखो सैग करेक्शन के लिए फॉर्मूला तो अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ बेज होते हैं, जो क्या करते हैं मेजर्ड लेंथ अपन क्या करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेंथ ऑफ टेप कर देंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ बेस फाइंड हो जाता है। उसके बाद सारी वैल्यू को पुट कर दो और वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। वैल्यू फाइंड कर लो किसकी, करेक्शन फॉर सैग के लिए। तो यहाँ पे आ जा रही है हमारी करेक्शन फॉर सैग 0.6125। तो याद रखना करेक्शन फॉर सैग जो होता है ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर होते हैं, तो हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो हमने करेक्ट लेंथ निकाल ली है, करेक्ट लेंथ निकाल ली है। तो करेक्टेड लेंथ फॉर बेस लाइन इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ प्लस माइनस करेक्शन, है ना। तो मेजर्ड लेंथ हमारा क्या हुआ था 600 था, 600 प्लस माइनस करेक्शन मतलब प्लस करेक्शन का अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो जो थी हमारी पुल करेक्शन पॉजिटिव, टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव 0.072 और ये हमारे सैग करेक्शन -0.6125 नेगेटिव में, ठीक हो गए। तो यहाँ से वैल्यू हमारी कुल मिलाकर के आ रही है 599.486 मीटर, 486 मीटर, ठीक है। तो चलो हमने वैल्यू फाइंड कर ली।